चलिए भाई, क्या हाल चाल। ठीक है। आज का हमारा बढ़िया सा टॉपिक है। आज हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं पूरे 12th फिजिक्स के। ठीक, फटाफट सॉल्व करेंगे। सब बढ़िया क्वेश्चन, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरी फिजिक्स का। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको आज। ठीक है, चलिए देखिए, फटाफट सॉल्व करें आप। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है। पढ़िए इसको आप। क्या कह रहा है? आप इसको पढ़ें, क्या कह रहा है। पढ़े इसको, फटाफट सॉल्व करें। हाँ, बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ इतना नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट, सिंगल स्लिट 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away, मतलब capital D. The distance between fast first dark fringes on either side of the central bright fringe. ये तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट है मान, और ये मान लो दोनों क्या है, डार्क फ्रिंजेस। तो ये डिस्टेंस पूछा है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होती है बताओ। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसी को हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड हुई हैं, ये और ये, इसी को हम क्या बोलते हैं। इसी डिस्टेंस को हम क्या होता है भाई, 2 लैम्डा d/d। यही निकालना है, निकाल लेंगे आप। मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। वेवलेंथ रख दो, 600 × 10⁻⁹ इंटू डी। कैपिटल डी कितना है भाई, 2 मीटर है, तो यहाँ 2 रखो। अपॉन 1 mm है, 1 mm का मतलब 10⁻⁻3। 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। 24 का मतलब 2.4 mm। 5 4, हाँ सही है। देख लो आप फटाफट, क्योंकि ये रिवीजन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आएगा शायद। चेक कर लीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने। वह रेक्टिफायर क्या करता है बताओ। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है भाई, यूज टू कन्वर्ट। क्या करता है रेक्टिफायर का, क्या काम है, यूज। पहले का क्या होगा, पहले का दूसरा, यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू हाफ वेव फुल वेव, पढ़े हो ना। हाँ, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर पाता। हाँ, स्टेबलाइजर क्या करता है भाई, स्टेबलाइजर का काम क्या है, ताकि ये वोल्टेज को क्या करे, स्टेबलाइज करके रखे। यूज फॉर कहाँ पे है देखो, यूज टू कन्वर्ट, यूज फॉर, हाँ यहाँ पे, यूज फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन द इनपुट। जब इनपुट चेंज हो तो आउटपुट को मेंटेन करके रखे, यही काम है किसका, स्टेबलाइजर का। ट्रांसफार्मर क्या करता है आपको पता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, दो टाइप के बड़ा, अपने स्टेप अप या स्टेप डाउन। दोनों काम में ये दिखा ना, यूज फॉर आइदर स्टेपिंग अप और डाउन द एसी वोल्टेज, या तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम आएगा, या तो वोल्टेज को कम करने का। पहला। फिल्टर क्या करता है भाई, रिपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं रेक्टिव, तो उसको क्या करता है वो, यूज टू रिमूव, हाँ यहाँ पे, एनी रिपल इन द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इसका काम है, उसको फिल्टर करता है। दूसरा चौथा पहला तीसरा कहाँ है, पहला ही। दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसको बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहे, इफ द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा। कह रहा है अगर, मतलब ये पोलराइजिंग एंगल दिया है। ब्रूस्टर एंगल का मतलब क्या, पोलराइजिंग एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, थीटा भी दिया हुआ, ठीक है। आपको पता है tan थीटा भी क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई, एयर से कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास का मतलब है कि हम लिखेंगे म्यू जी अपॉन म्यू के, यही होगा, ये पहले के लिए। देन ब्रीफ्स एंगल फॉर लाइट प्रो, अगर उल्टा हो जाए, ग्लास टू एयर जाने लगे,
हम उसको क्या मानेंगे भाई? हम उसको मान लेते हैं कि वो tan थीटा बी डैश। जब ग्लास टू एयर जाने लगी तो क्या होगा भाई? तब हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू जी। तब ये सेकेंड हो जाएगा। और अगर रिवर्स एक दूसरे के जा रहे हैं, रिवर इस मीडियम से इस मीडियम में ले जा रहे हैं, अगर उल्टा ले जाओगे, एक्चुअल में दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। क्या आते हैं? मतलब थीटा बी और थीटा बी डैश ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। चलो यहाँ से देखो, ये म्यू जी अपॉन म्यू ए और ये म्यू ए अपॉन म्यू जी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि tan थीटा बी डैश कब किसके बराबर होगा? 1/tan थीटा बी। ये इन दोनों को अगर एक साथ करें तो ऐसे ही दिखाई देगा ना भाई। अब बताओ ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? ये भी पॉसिबल है जब ये cot थीटा हो जाए। मतलब थीटा बी डैश जो होगा वो एक्चुअल में 90 माइनस थीटा बी होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि थीटा बी डैश के लिए जब 90 माइनस थीटा कोई तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/tan थीटा, ये भी तो बराबर आएगा। इसका मतलब थीटा बी डैश जो होगा वो 90 माइनस थीटा बी होगा। एकदम करेक्ट है, देखो यही लिखा हुआ 90 माइनस थीटा बी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट। फिर दूसरा क्या कह रहा है? ब्रिस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ग्लास टू एयर वाला ये दूसरा वाला है, ये वाला है ना। हमें क्या है ब्रिस्टर एंगल इसका? थीटा बी डैश क्या है? tan इनवर्स म्यू ए। एयर का म्यू तो 1 होता है, अगर मैं 1 लिख दूं तो 1/, क्या आएगा? जी। तो मेरा रिलेशन तो ये आ रहा है, क्या यही दिया है? क्या ये दिया है? ये नहीं, ये 1/, में होना चाहिए था म्यू जी। देखो वहाँ 1/, में आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू फॉल्स। कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। अगर तुम मीडियम बदल दोगे तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ जाए। चलो फटाफट सॉल्व करो, इसको बताओ। तेरा लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली over a slit of with this the angular position of second dark fringe from the central maxima is 30। what is the length? what is the wavelength? बताओ कैसा लगेगा? क्या फार्मूला है? d sin theta is equal to n length। स्लिट की विड्थ दी हुई है कितनी? ये d दिया हुआ है कितना? 24 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है तो मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻² और ऐड कर दो। ठीक, मिलीमीटर में देखिए। साइन थीटा साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो हाफ ले लो। एन की वैल्यू क्या रखनी है? 2। 2 है ब्लैक। 2 कैसे? क्योंकि सेकेंड डार्क मिनिमा है, तो एन की वैल्यू क्या है? 2 ही है। अब देखो क्या क्या जा रहा है इससे। 2 नीचे आएगा, 4 4 6 जा 24। ये गया तो यहाँ पे आएगा 6, ये नीचे आएगा ना। यहाँ से आपको दिख गया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका लैम्डा। लेकिन यहाँ एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम का मतलब इसको एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10, -10 करोगे तो 3 जीरो देना पड़ेगा, तो मतलब 6000 एंगस्ट्रम। देख लो, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन का, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस on a material is 60 डिग्री, the reflected light is completely polarized। अच्छा, रिफ्लेक्टेड लाइट है जो completely polarized है, इसका मतलब म्यू बराबर tan आई पी। पोलराइजिंग एंगल में तुम्हें पता है म्यू की वैल्यू होती है c/v। tan आई पी मतलब tan 60। हमसे v पूछा है, v इधर गया तो c क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन tan 60 कितना होता है? नीचे लाओ, √3। इधर गया v, √3 हटाओ, ऊपर √3 कर दो, क्या आएगा? 2 टाइम्स √3 है ना, इसको हटाओगे तो √3 आएगा ना। चलो ये हमारा फाइनल, √3 इंटू 10⁸। ये बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना अभी जो किए थे, रिपीट हो गया है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, डिफरेंट वोल्टेजेस आर अप्लाइड, इसका बताओ। इसका बताएं आप, क्या कह रहा है?
Different voltages are applied across a PN junction. Currents are measured for each one, which of the following graph is obtained between the voltage and current? बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट है? इसका कौन सा ग्राफ है बताओ? कौन सा बताओ? ये है ना? अरे भाई ये है ये। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत स्लो जाता है ना, तक जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए। उस पर ब्रेक डाउन क्या होता है, करंट बहुत तेजी से जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये करंट, ये फॉरवर्ड बायसिंग का करंट। यही ना ग्राफ पढ़े हो, इसको तो न्यूमेरिकल भी अभी आएगा आगे। ऐसा जो न्यूमेरिकल, फिर हम यहाँ पे स्लोप से निकालते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। हाँ, तुम्हारा ग्राफ कौन सा करेक्ट है भाई? ये वाला। कौन सा? अच्छा, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और ये रिवर्स के लिए, ये है ना। आगे बढ़े, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ग्राफ ये है हमारा। आगे बढ़े। Diagram shows the energy levels for an electron in a circuit in which transition shows represent the emission of a photon with most energy। कौन कह रहा है कि जो एनर्जी है किसमें सबसे ज्यादा इमिट हो रही? चलो, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई मैं वो एच सी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा वो लिख देता हूँ। 13.6 वो सब हटा दो, सीधा मैं ये लिख लूँ चलेगा? क्योंकि बाकी चीजें तो सब में रहेंगी, मैं सीधा 13.6 जेड स्क्वायर हटा दिया क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है, तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इमिशन ज्यादा हो। इमिशन हो कहाँ रहा है पहले देखो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 4 से 3 जाएंगे, तो 4 से 3 जाओगे तो क्या आएगा, 1/9 माइनस 1/16, कितना आएगा, 16 - 9 7, 16 9 × 44, ये इसका आ रहा है जब 4 से 3 जाए। अगर 4 से 2 जाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, इस वाले की बात करें। 16 - 4 12, 16 4 × 64, ये वैल्यू आ रही है। चल 2 से 1 पे जाओ, 2 से 1 पे जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1/4 कितना आ रहा है, 3/4। ये एब्जॉर्ब, ये इमिशन नहीं है। ये जो है ना 1 से 3, ये लोअर ऑर्बिट से हायर में जा रहा है। ये तो एब्जॉर्ब किया एनर्जी, इमिट थोड़ी किया है। ये तो एब्जॉर्प्शन है। ये क्या है आपका, ये तो एब्जॉर्प्शन, ये तो इमिशन है ही नहीं। तो इमिशन बोला, इमिशन में क्या होता है, इमिट करके वो हायर से लोअर एनर्जी पे आता है, और एब्जॉर्ब में लोअर से कहाँ जाता है एनर्जी गेन करके हायर में, तो वो तो है ही नहीं। बताओ इसमें बड़ी वैल्यू कौन है? सबसे बड़ी वैल्यू तो मुझे लग रहा है यही है। इससे बड़ी ये है, और छोटी छोटी वैल्यू 0.75 है। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन क्या है, कौन वाला है भाई, ये वाला मैच कर रहा है, मतलब थर्ड। देख लो ना कौन बड़ी है, यही तो बड़ी है। डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप, आगे बढ़ो। चलो, इन द गिवन ग्राफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। बताओ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इनसे थ्रेशोल्ड पूछा है, चलो इधर ले जाओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अच्छा उल्टा करो, थ्रेशोल्ड पूछा है, क्या पूछा? हाँ, थ्रेशोल्ड पूछा है, तो इसको उधर ले जाओ, थ्रेशोल्ड इधर ले आओ। एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब एच से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन। चलो, अब देखो न्यू कितना इधर, 10 की पावर 15। काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान देना, तो 3 × 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और लेंथ कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 ही ले लो, 10 की पावर -34। अब इसको आप सॉल्व कर लें, अब इसको आप सॉल्व कर लें, वही आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? आगे बढ़ूं मैं? अब इसको सॉल्व करना, इसमें मैच कराना, कोई एक मैच करेगा, ठीक है। पहला काम है, तो ये -34 ऊपर जाएगा, +34, +34 से 19 निकलेगा, +34 से जब 19 निकलेगा तो कितना बचेगा बताओ भाई, 10 की पावर 6 कुछ तो बचेगा।
हाँ कुछ तो बचेगा, 10 की पावर 16 कुछ तो बचेगा, तो फिर इसको बाहर लेना कॉमन, 10 की पावर 15 यहाँ भी बनाना है, कॉमन लेना है, फिर से बताना इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड या फोर्थ में से कोई मैच करेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो इसका बताओ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स। अच्छा ए एंड बी, यहाँ भी इंडियन लाइट यूज की गई है, ए एंड बी दो स्लिट है हमारे। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और ऑप्टेन, यहाँ पे आपकी फ्रिंज, ये स्क्रीन है आपकी, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ इंटरफ्रेंसेस ऑब्टेन्ड होंगी इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, ठीक है। नाउ इफ अ थिन ग्लास प्लेट, एक शीट इंट्रोड्यूस कर दी गई ए पे, यहाँ पे स्लिट इंट्रोड्यूस, अब कह रहा है फ्रिंज विल डिसअपियर, नहीं फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, नहीं फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, नहीं देयर विल बी नो, हाँ फ्रिंज विड्थ नहीं घटती बढ़ती भाई। जो हमारी फ्रिंज विड्थ बीटा है, लैम्डा डी बाई टी, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क या ब्राइट, वो नहीं, इस पे जो डिस्टेंस होती है डार्क टू डार्क या टू एडजेसेंट ब्राइट की, वो फिक्स रहती है, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है। अगर कोड वाले में रखोगे तो कहाँ शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ, मतलब फ्रिंज शिफ्ट हो गया होगा ऊपर की तरफ बस। लेकिन जो फ्रिंज विड्थ है वो नहीं बदलती, फ्रिंज विड्थ अब भी वही रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा हो या दो मिनिमा हो, वो चेंज नहीं होता। इसलिए हमारा आंसर क्या है, फ्रिंज। फ्रिंज शिफ्ट होगा, फ्रिंज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गई होगी अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर रखा, अगर डाउन यहाँ पे रखते शिफ्ट नीचे होता, यही ना। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, फ्रिंज विड्थ नहीं बदलता होता है ना। चलो फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है, बताओ वर्क फंक्शन दिया एल्यूमिनियम पोटेशियम और प्लेटिनम का, ठीक है। देयर रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, फाइव एच न्यू नॉट, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। देख लो, का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है भाई प्लेटिनम का, तो सबसे ज्यादा प्लेटिनम की होगी, फिर एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन ज्यादा, सबसे कम पोटेशियम का, इसलिए सबसे कम पोटेशियम की होगी। आगे बढ़े, रेडियस ऑफ a nucleus is 3.6 फर्मी ना, कैलकुलेट द मास नंबर, वो न्यूक्लियस का मास बताओ, फार्मूला क्या है भाई, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर, ए मास है हमारा 1/3, आर कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है कितना 3.6, और आर नॉट कितना होता है 1.2, याद सेमी होता है 1.2 में, और यहाँ पे आएगा ए की पावर 1/3, डिवाइड कर दो कितना आएगा 3, यहाँ पे क्या है ए की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्या कर दो, तो एल्यूमिनियम आ रहा है, क्यूब करोगे तो ये इसका क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका क्यूब करोगे 3 का 27, मतलब ये एल्यूमिनियम है क्या, ये एल्यूमिनियम। आगे बढ़े, चलो इसका बताओ दो, इसका बताओ फट से क्या होगा, बताओ। पहले दो डायोड लगे, पहले डायोड को देखो, यहाँ पे देखो, ये -12 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट, ये लोअर वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज है, ये 0 वोल्ट है तो ज्यादा होगा ये तो 0 वोल्ट है। अब देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट, ये तो रिवर्स बायस हो गया ना, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इस पे आती है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, निगेटिव से, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये लोअर था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव, इसके नहीं, ये भी रिवर्स बायस है, इससे भी ये भी ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये इससे भी करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब करंट जाएगी किधर, मतलब करंट मान लो ऐसे जा रही है ये वाले रास्ते से, ये ऐसे, ये तो बेकार है ये, तो ये तीनों सीरीज में नहीं हो गए, ये तीनों सीरीज में नहीं हो गए, 6 to 8 और 8 16, 6 to 8 और 8 16, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते, पीएन जंक्शन इंसुलेटर की तरह कब काम करता है भाई, जब वो किसमें हो, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, किसमें, रिवर्स में, तो थ्योरी का क्वेश्चन है, सबको पता है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा जब वो रिवर्स बायस्ड में होगा, ये सब रिवीजन इसलिए फटाफट चल रहा है।
क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इट्स पॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.5। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है? इतनी। अच्छा, जब वेवलेंथ इतनी थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था, और जब वेवलेंथ इतनी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है। तो कह रहा है कैलकुलेट एच बाई। क्या लग रहा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, यही पढ़े ना, और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होता है, स्लोप ये थीटा, बड़ा बड़ा स्लोप कांस्टेंट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में स्लोप क्या आता है भाई? स्लोप आता है एच बाई ई, और अगर काइनेटिक एनर्जी का तो स्लोप एच आता है, और एच बाई, और तुमने पढ़ा है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, उससे कोई लेना देने नहीं। वैल्यू बदलती रहेगी लेकिन स्लोप वही रहेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालो इसी से। 6.6 इंटू ये ये सबका कोई लेना देना नहीं देगी, वो तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, इनसे उससे कोई लेना देना नहीं, हमें सीधा ये निकालना है, इसी से आंसर आ जाएगा। सीधा एच बाई ई की वैल्यू निकाल, तो निकाल लोगे। कितना आ रहा है? 16 फोर जा 19 पंद्रह। कौन सा आ रहा है? पहला ही आ रहा है। ये तो आसान था, देखो कितना आसान है। इन सबकी इक्वेशन में बनाने लगना कोई काम का नहीं। हमसे एच बाई ई पूछा, और एच बाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ चाहे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्लोप क्या होता है? एच बाई कांस्टेंट होता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो इसका बताओ, इसका बताओ तो कौन सा ग्राफ सही है। करेक्ट, करेक्ट एक्सपेरिमेंटल सर्किट टू द वी आई करेक्ट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड में क्या होता है भाई? पॉजिटिव पी से कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव एन से, पहले वो देखो। चलो, ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका? ये आपका, ये आपका पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। इधर आओ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट, तो रिवर्स बायस हटा दो। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट? ये भी रिवर्स बायस है, इसको भी। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? पी से, पी का मतलब पॉजिटिव मानते हैं। नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? एन नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस है, मतलब करंट जा रही है, करंट जा रही है। ये देखो उल्टा ही कनेक्ट, ये तो एकदम ही बेकार है। पॉजिटिव ये मतलब ये मिलता हुआ, अब ओल्ड, आप देखो जो ओल्ड मीटर लगा है, ओल्ड मीटर क्या करता है? हमें वो डायोड के अक्रॉस, उसको डायोड के अक्रॉस लगाना पड़ता है, तो ये देखो कहाँ पे कनेक्टेड है? डायोड के अक्रॉस, जो क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। और ये भी ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव होगा वोल्ट का, वो भी इसी सेम पोलैरिटी का होगा। देखो, पॉजिटिव वोल्ट मीटर का है तो पॉजिटिव ही जो एक्सटर्नल है इससे मैच करेगा। वो पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव देखो इधर ही, सेम साइड की, ये भी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देखो ओल्ड मीटर रेजिस्टेंस के भी पैरेलल लगा दिया, कितना कहाँ? ओल्ड मीटर कहाँ लगाना है हमें? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ। वैसे भी ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? एन से, तो ये भी तो बेकार ही है। ठीक है, आगे बढ़े। फॉरवर्ड वाइस में वही है तीसरा, आगे बढ़ जाते। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ जेनर डायोड करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सा? आपको पता है जेनर डायोड में जो वोल्टेज लगाते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली मोर देन है ना। यहाँ पे जब आप लगाते हो, यहाँ पे आप एक्सटर्नल लगाते हो, तो ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज आता है वी सेट, और यहाँ पे वोल्टेज वी जो होता है, जो वी होता है वो वी सेट से ज्यादा होता है, थोड़ा स्लाइटली मोर होता है, ताकि वो जेनर, क्योंकि हमें पता है कि जो इसके क्रॉस जो वी सेट होगा वही, जो इसके क्रॉस का वोल्टेज है वही वी सेट, जो क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, कौन? जेनर। ठीक है, तो इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है Vz जो है वो V से थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। तो ऑप्शन देखो भाई क्या है, क्योंकि इसका काम क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना, जो एक्सटर्न जो लोड के अक्रॉस है वही ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है,
चलो ऑप्शन देखते हैं। अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज शुड बी लेस देन, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मोर देन होना चाहिए। अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द जेनर वोल्टेज, ये तो लिखा हुआ है। जेनर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस फॉर जेनर नहीं, जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस पे थोड़ी काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है। नाउ फॉर अ गिवन जेनर डायोड देयर कैन बी डिफरेंट जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। आज भी फालतू है, ये भी रॉन्ग। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा स्लाइटली मोर होता तो तभी तो पता है। अगर ये VZ है, ये V है, तो इसके अक्रॉस क्या लिखते थे? V माइनस VZ। और ये तो लोड रेजिस्टेंस है, ये तो लोड रेजिस्टेंस। आगे बढ़ो। चलो, फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज्ड अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन, ये बात है। ये फोटो डायोड होते हैं, वो किसमें काम करते हैं? सबको पता है, रिवर्स कंडीशन में। सही है। इट इज इजियर टू डिटेक्ट करंट चेंजेस इन रिवर्स बायस, सही बात है। क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। समझ गए? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन हमारे ठीक है। सही। Photodiode always used under reverse bias condition. It is easier to detect current changes in reverse bias. एकदम करेक्ट। स्मॉल करंट भी वो क्या करेगा? इजीली से वो डिटेक्ट कर दे। समझ गए? तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते। निकाला ना, देखो ये फॉरवर्ड बायस वाला है। हमें जो ग्राफ पूछा गया था, ये फॉरवर्ड वाले का, रिवर्स वाले का कहाँ चला जाता है? ऐसा ना, ऐसा था ना, ऐसा ये बहुत कम होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो रिवर्स करंट अचानक से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलो इसका करंट, इसमें करंट कैसे निकालते, क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, क्या पूछा है? रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये आई और वी का क्या? आई और वी का क्या? हमें पता है जो डेल्टा आई होता है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो हमारा जो आर, आर आर होगा एक्चुअल में डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। लिख लो, कोई मसला नहीं है, मैं आर ही लिख देता हूँ। डेल्टा आर वी बाई डेल्टा आई। ये कहाँ से आया? अरे इसी से आया भाई। वी इक्वल टू आई आ रहा है ना, भूल जाओ तो डेल्टा वी लगा दो, डेल्टा आई लगा दो, आर दिख जाएगा तुम्हें, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा? डेल्टा वी कितना है भाई? यहाँ पे 2.1 माइनस टू, क्या है? डेल्टा आई कितना है? 800 माइनस 400, और मिली एम्पियर है, ध्यान देना। इनटू क्या लगाना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा 1000, 2.1 0.1 2000 मतलब 100 हो जाएगा। 100 अपॉन 800 माइनस 400 आएगा 400, मतलब 1/4 आया। 1/4 का मतलब 0.25। ठीक। आगे बढ़े। चला सकता है। हाइड्रोजन एटम लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन में भी ऑप्शन। इंफ्रारेड का बात लाइमन में आता नहीं, लाइमन में तो आता नहीं। पहला तो लाइमन, ये तो बाल्मर, मिनिमम 2 है ना, ये तो बाल्मर रीजन, ये भी बाल्मर। 4 3 से चालू हो जाता है ना। क्वेश्चन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। 4 पे गया मतलब ब्रैकेट है, मतलब यही है। किसमें आता है ये? इंफ्रारेड में आता है। ठीक है। आगे बढ़े। चलो, पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ वेव डायोड विदाउट फिल्टर है फेड विद साइनोसाइडल सिग्नल इज 20 कंपोनेंट। बताओ VDC कितना होगा? VDC कितना होगा भाई? कितना है साइनोसाइडल सिग्नल? साइनोसाइडल कितना है? 25, 25/5 से डिवाइड कर, यही होता है VDC कंपोनेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था। आगे बढ़े। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच एट रूम टेम्परेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? बताओ। तेरा कार्बन नंबर ऑफ फ्री
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ फ्री इनसिग्निफिकेंट इन कार्बन बट स्मॉल। अरे कितने कार्बन का तो, और ही कार्बन सबसे ऊपर है। कार्बन के जो वैलेंस शेल है वो वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। फॉरबिडन गैप ज्यादा होगा, 5 पॉइंट समथिंग होता है शायद। 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन का 1.1 होता है। जर्मेनियम का 0.7 होता है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कार्बन में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कंडक्शन सिग्निफिकेंट इन कार्बन, ये तो एकदम ही सरासर गलत है। कितना लंबा, कितना ज्यादा है। ऐसे तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास तो नहीं हो सकते क्योंकि उसका फॉरबिडन गैप बहुत। नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन ऑल थ्री, नहीं। तीनों में कार्बन की बात हो सकती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ऑल थ्री, नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन, हाँ ये सही। चौथा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। केमिस्ट्री सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का। चलो अगले पे आते। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिविटी है? अल्फा एंड बीटा कह रहा पहले में 4 अल्फा निकले। 4 अल्फा का मतलब कितना मास कम हुआ होगा? 235 माइनस 16 मास। मास 16 कम हुआ होगा। सही ना। एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 कम होता है ना, तो 92 माइनस 4 2 8 कितना हो गया भाई? कोई कंपाउंड एक्स बन गया। अच्छा ये लेड बनाना है ना, ठीक है। कितना हो गया? ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अगर 4 निकला होगा तो कितना कम होगा बताओ? 4 4 16, 16 कम कर दो। 235 से 16 कम करोगे कितना बचेगा? 219 बचेगा, ठीक है, ये मास बचा। और 4 2 8, 8 यहाँ से कम करोगे तो कितना बचेगा? 84। हाँ ठीक है, 84। उसके बाद कह रहा है 7 बीटा। 7 बीटा, 7 बीटा में कैसे मैच करेगी? 7 बीटा में क्या मैच कर रहा है? अगर मैं बीटा माइनस ले लूं, बीटा माइनस का मतलब ऐड हो रहा है ना। अगर मैं 7 ऐड करूंगा एटॉमिक नंबर में, तो 7 ऐड करूंगा तो 84 और 7 कितना होता है भाई? तो हाँ सी मैच कर रहा है, पहला तो नहीं मैच कर रहा। चलो, दूसरे पे आते हैं। कह रहा है 7 अल्फा। 7 अल्फा का मतलब 7 4 28, 28 कम करो उससे। 28 कम करोगे तो 28 7, तो 207 आ गया, करेक्ट। और 7 2 14, 14 कम कर दो उससे 12, तो आ गया 78। 78, 78 में 6 बीटा, मतलब बीटा माइनस मतलब 6 ऐड करना है, तो 18 प्लस 6 कितना होता है? 84। इसका मतलब ये नहीं मैच कर रहा है, ये वाला मैच करेगा। 4 ऐड करोगे तो 82 आएगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है 4। लिखा है ना बीटा पार्टिकल, बीटा का मतलब ना मेंशन है तो बीटा माइनस, मतलब एटॉमिक नंबर में +1 ऐड करना, मतलब जेड को 1 बढ़ाना है, समझ गए? जेड को 1 बढ़ाना है, एटॉमिक नंबर को याद रखना है। तो चौथा मैच कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। Binding energy per nucleon in the deuterium and helium nuclei are this and this respectively. When two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion। ये तो आसान है, बता दो क्या होगा? ये तो आप बता सकते हैं क्या होगा। कह रहा है दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, दो ड्यूटेरियम का मतलब 1 H2 प्लस 1 H2 मिलके क्या बन? 2 He4। हमसे पूछ रहा है एनर्जी रिलीज कितनी हो। चलो, बाइंडिंग एनर्जी दी है पर न्यूक्लियन दी है, तो यहाँ कितना है भाई? 4। तो 4 × 7, प्रोडक्ट का हो गया माइनस। कितने ड्यूटेरियम है? 2 ड्यूटेरियम, तो याद रखना, तो बाहर मैं क्या करूं?
दो ड्यूटेरियम है तो बाहर 2 कर लो, इंटू 2 इंटू, अब उसकी एनर्जी कितनी है 1.1, इनका मास कितना है पर न्यूक्लियन है तो इंटू 2 करेंगे, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 23.6 आ रहा है। 4 से निकले 24 और 4 कम कर दो, 23.6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? है करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 23.6। आगे बढ़ जाते हैं। ये बताओ, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ड्यू टू, बताओ क्या होगा? एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ड्यू टू, एनर्जी जो रिलीज हो रही, क्योंकि हो रही, क्योंकि फ्यू मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सही बात। कुछ मास क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा? अब जो सामने बनने वाला प्रोडक्ट वो ज्यादा स्टेबल हो गया होगा, लिखा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट। सही बात है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स जो होगी, जो फ्रेगमेंट्स फ्यूजन से वो मोर हो जाती है देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उसकी वो एनर्जी पहले के जो पेरेंटल एलिमेंट से उनसे ज्यादा हो, मतलब ये भी करें। टोटल बाइंडिंग एनर्जी फ्रेगमेंट लेस देन, यही रॉन्ग है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी फ्रेगमेंट इक्वल नहीं, इक्वल तो होगी ही नहीं। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ए बी। जो फ्रेगमेंट्स हैं उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग, क्योंकि वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी होगी। ठीक है चल। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दिया हुआ है, हमसे पूछा है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे निकलती है भाई? ये रिएक्शन पहले है, मास डिफेक्ट निकालो, डेल्टा एम। मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है? एक है प्रोटियम 1H1, कितना मास है 1.00785 प्लस ट्रिटियम है, ट्रिटियम यहाँ है 3.01604, इतना अजीब अजीब सी वैल्यू है। फिर माइनस करेंगे, 2 टाइम्स कर लो, क्यों? क्योंकि दो हीलियम न्यूक्लियाई बने। हीलियम का मास दिया हुआ कितना 2.01410। जब ये मास डिफेक्ट आप निकाल लेंगे, ये मास डिफेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या है मास डिफेक्ट। जब आप मास डिफेक्ट निकालेंगे तो हमसे पूछा है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 931 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो दूनी 4। ये माइनस में आता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है। ये नेगेटिव में थोड़ा सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो आ रही है वैल्यू है ये नेगेटिव में आ रही है, तो आंसर पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि यही आएगा। 93111 चेक करना, सॉल्व करें। ठीक है, बता देना भाई आया कि नहीं, या सेकंड आया। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, इसको सॉल्व कर। आर एक्सीलरेटेड, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तेरा रेशियो ऑफ द वेवलेंथ क्या होगा भाई? क्या फार्मूला? एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, पोटेंशियल के फॉर्म में यही होता। क्या क्या सेम है उसको हटाओ, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है, पोटेंशियल सेम है, टू सेम। प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का रेशियो पूछा है, तो जस्ट इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स है तो मास ऑफ अल्फा ऊपर आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा ऊपर आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे, चार्ज। अब रेशियो निकलो, मास ऑफ अल्फा क्या होता है 4 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के, करेक्ट। चार्ज अल्फा होता है वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, सही है ना।
ये एम पी गया, क्यू पी है, 4 2 8, 4 2 8 मतलब 1 2 बाहर आएगा, 2 2 is to 1। यही तो आता हुआ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फोटोन ऑफ इंटेंसिटी दिस इफ इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिव परफेक्ट। फोर्स का फार्मूला क्या है भाई? प्रेशर का फार्मूला क्या है पहले ये बताओ। प्रेशर का फार्मूला है 1 + R I/C। हमसे प्रेशर पूछा है, मतलब प्रेशर तो पूछा नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया। और क्या लिख रहा है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब R 100%। R 100% का मतलब R की वैल्यू 1। R की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। हमारा फार्मूला सीधा बन जाएगा 2I/C। क्या बन जाएगा? और एरिया उधर कर दो तो फोर्स आ जाएगा। 2 × I। कितना दिया है? इंटेंसिटी है 2 किलो वॉट, तो 2 × किलो को वॉट बनाओ 1000 इंटू एरिया। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर अपॉन सी। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ सॉल्व करो। 2 2 + 4, 8/3। 8 ऊपर है, माइनस हो गया तो 8/3 × 10⁻⁵ 8/3 मतलब 2.66। पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताओ क्या होगी? फ्लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना फॉल्स कर रही है? 4000। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? इतना। देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन? चलो, एनर्जी कितनी है पहले एनर्जी निकालो। 12400 करेक्ट। तो वेवलेंथ किस में रखते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी हमारी कितनी आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12400 और यहाँ वेवलेंथ किस में रखते हैं? एंगस्ट्रॉम। कितना आया भाई? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.4। तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो क्या होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जब निकला तो भागा होगा। भागा होगा तो किससे भागेगा? E × V/S। E × V/S कितना है? E × 1.4 मतलब 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन की। कितनी? 3.1 इंसिडेंट फोटॉन की है। और वो कितने से निकला काइनेटिक एनर्जी लेके? इतने, मतलब बाकी कहाँ गए उसको वहां से निकालने में, मतलब उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। वर्क फंक्शन कितना होगा? 3 पॉइंट इंसिडेंट एनर्जी की फोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी। कितना आ जाएगा भाई? 1.7। यही ना। ये तो फोटॉन की एनर्जी है, कितना इंसिडेंट फोटॉन। और इतनी एनर्जी से वो बाहर निकल गए, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो बाकी कहाँ गई? 3.1 तो टोटल थी, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो जो बच गई वो क्या है? वही तो वर्क फंक्शन है 1.7। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ, ये भी तो आसानी है, इसको तो बता ही सकते हो ना। चलो बताओ भाई, क्या है? द न्यूक्लियस हैज द न्यूक्लियर रेडियस इज। रेडियस का फार्मूला क्या होता है? A⁻1/3। चलो, एल्यूमिनियम का रेडियस है 3.6। तुम्हें पता है जिसका इसका मास ज्यादा है, देखो। और एल्यूमिनियम का मास 27, तो मास बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, तो पहले से तो ज्यादा है। पहले से ज्यादा सब है। पहले से ज्यादा सब। तो दूसरे वाले की हमसे न्यूक्लियर रेडियस पूछा है। पहले वाले का मास कितना था? 27। दूसरे वाले का मास है 125। पावर कितनी है दोनों की? 1/3। सॉल्व कर लो। आर उधर कर, पहले सॉल्व कर। कितना आएगा भाई? ये 3 का क्यूब है तो 3 हो जाएगा, ये 5 का क्यूब है तो 5 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो। 12 5 जा 60, तो आर की वैल्यू आ गई 6 FM। आगे बढ़ जाएं, ये तो इजी था। Photoelectrons produced by a monochromatic beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energy। सही बात। जो इलेक्ट्रॉन जैसे फोटॉन आके टकराया सरफेस पे, आउटर सरफेस पे टकराएगा, आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन जाएंगे।
जो वैलेंस शेल के वही ना निकलेंगे। आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो एनर्जी की जो रेंज होगी वो जीरो से लेके कहाँ तक हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक जाएंगे। हो सकता है जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये बात सही है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं हैव अ स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। स्प्रेड का मतलब वेरिएशन रहता है, कम ज्यादा। ठीक है, सही है। तेरा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम द, नहीं डेप्थ पे तो डिपेंड नहीं करता, सरफेस पे डिपेंड करेगा। डेप्थ से क्या लेना है। जो इन साइड वाले इलेक्ट्रॉन है, इन साइड वाले जो डेप्थ वाले इलेक्ट्रॉन हो सकता है बस वो इंटरनली एक दूसरे से क्या करें, कोलाइड कर दें, दूसरे से क्या करें, कोलाइड करें, और एनर्जी का क्या करें, हो सकता है कोलिजन से लॉस हो जाए, फिर वो बाहर ही मीट हो। लेकिन वर्क फंक्शन डेप्थ पे नहीं, वो सरफेस पे डिपेंड करेगा। जो सरफेस जब आएगा फोटॉन्स टकराएगा तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो यहाँ डेप्थ वाले से थोड़ी कोई लेना, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ, ये लिखा था ना, तो ये सरफेस लिखा होना चाहिए था, ना कि डेप्थ। तो दूसरा तो रॉन्ग है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन, आगे बढ़े। ए एंड बी आर टू मेटेलिक रिंग्स प्लेस्ड एट, बताओ। Opposite sides of an infinitely long straight conducting wire as shown if current in the wire is slowly decrease। कह रहा है जो करंट फ्लो कर रही है ये आई, ये जो करंट फ्लो कर रही है, जो आई फ्लो कर रही है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसकी वजह से फील्ड देखो, तो इधर क्या आ रही है क्रॉस, इधर क्या आ रही है, करंट घटाओगे तो फील्ड क्या होगी, घटना चालू करेगी। तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, मतलब उसको घटा रहे हो तो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा मतलब ये क्रॉस, तो क्रॉस है तो उसी डायरेक्शन में फील्ड आनी चाहिए। तो क्रॉस है तो जो करंट फ्लो होगी, तो जो इंड्यूस करंट आएगी वो ऐसे फ्लो करेगी ताकि जो फील्ड घट रही थी वो बढ़े। करंट को हमें कैसे फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसे, ताकि फील्ड क्या हो, अंदर की तरफ हो, और इधर हमें फील्ड बाहर की तरफ चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो करानी पड़ेगी हमें, करंट को ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा ताकि क्रॉस डॉट बाहर आए, ताकि जो घट रहा है करंट की वजह से जो फील्ड घट रही है वो बढ़ना चालू कर दे। तो पहले ए वाले में एंटी क्लॉकवाइज और बी वाले में क्लॉकवाइज। चलो, कह रहे हैं एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सबके अक्रॉस सेम। कह रहा है जो वीएल है, वीसी है, वीआर है, वही 10 वोल्ट है। ठीक है, इफ द इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, कह रहे हैं इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करो, इंडक्टर को गायब कर दो, तो बताओ इम्पीडेंस क्या होगा। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर, हमारा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जब ये वोल्टेज बराबर है, अब वो सीरीज में है, इसका मतलब है कि जो आर है वही एक्सी है, वही ये भी तो आपस में बराबर होंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। ये बराबर है और सीरीज एलसीआर है तो करंट भी तो सेम ही रहती, मतलब दोनों के रेजिस्टेंस भी तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, आर, और एक्सी को भी आर लिख दो, तो मेरा इम्पीडेंस क्या है, कितना, R√2। ये इम्पीडेंस आया है। मैं करंट निकालूंगा, करंट क्या होती है भाई, आई इक्वल टू वी बाई जेड। करेक्ट, वी कितना है, वी है 10, वी 10 है ना, हाँ, और जेड कितना है हमारा, R√2। ये मेरा आ गया क्या, करंट, जो सीरीज एलसीआर से फ्लो कर, लेकिन मुझे वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछा है, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो मुझे पूछा है वीसी। वीसी होगा आई इंटू एक्सी, आई की वैल्यू ये रखो,
10/r। और एक्सी भी किसके बराबर, एक्सेल एक्सी सब आर के बराबर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 10/रूट। हमारा फाइनल आंसर आ गया, कौन सा आया भाई, 4 4 4। डायरेक्ट आगे बढ़े, समझे। ये वोल्टेज बराबर हो, सीरीज एलसीआर, तो करंट भी सेम होगी, तो दोनों तीनों के रेजिस्टेंस भी आपस में बराबर। चलो, मेरा दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनके 50 और 100 वॉट हैं, गिवन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो बता सीरीज में क्या होता है, जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, क्योंकि जिसकी सीरीज में क्या होता है, जिसकी पावर कम होती है वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है। पैरेलल में क्या होता है, जो हमारे कनेक्शन घर के रहते हैं वो सब पैरेलल में ही तो रहते हैं, तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होती है, यही ना। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स कह रहा 50 and 100 वॉट आर गिवन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। 50 वॉट बल्ब ग्लोज मोर, बट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल 100 वॉट। हाँ करेक्ट है, सीरीज में जब होता है तो कम वॉट वाला ज्यादा पावर देता है, और पैरेलल में होता है तो ज्यादा, जो हमारे घर का कनेक्शन होता है। चलो आगे बढ़ो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्योंकि पावर का फार्मूला ये सीरीज वाले के, बट जब हम पैरेलल में लगाते हैं, जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा हो, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि पावर का फार्मूला पढ़े हो ना, जिसका पावर ज्यादा। हाँ, जिसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये है, बट इन पैरेलल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये है। समझ गए। चलो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ, और रीजन भी क्या है, एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़िया, इसी फार्मूले से निकालते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बल्ब पढ़ लो इस बार, बल्ब इंपॉर्टेंट। बल्ब जो है इस साल इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देयर आर रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट which is balanced by a 20 ohm resistance in the right gap, ठीक है, at a point which divide the bridge। मतलब जो लेफ्ट गैप में वो R है, जो राइट गैप में 20 है, और जो इनका रेशियो है किस रेशियो में डिवाइड है, 3:4 लिखा है ना, इस रेशियो में डिवाइड है 3:4 में। रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, ये वायर, कोई वायर है रेजिस्टेंस, और राइट वाले में क्या है 20 है, पाई है 20 ओम रेजिस्टेंस दिया है ना। और कह रहा है वो जो लेफ्ट विच इज डिवाइड्स द ब्रिज इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में, तो मतलब R/3 जो होगा वो 20/4 होगा, 4 5 20, तो R की वैल्यू आ गई कितना हो, 15 हो, ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया लेफ्ट गैप। अरे भाई 15 होगा तभी तो 3:4 आएगा, कॉमन सेंस। कह रहा लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इतना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, फाइंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई, तो रो क्या हो जाएगा, हमसे रो पूछा है, तो RA/L इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस रख दो 15, एरिया कितना दिया हुआ है 0.3 mm² है, होता है 10⁻³ स्क्वायर है, तो -6 हो जाए। लेंथ कितनी है 0.5, ये रेजिस्टिविटी 0.5 का मतलब हाफ, हाफ गया ऊपर, 15 टू 30, 3 3 9, 9 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 0.9 टू 10⁻⁻5, यही आ रहा है, सॉल्व करके देखता हूँ, सॉल्व करके देख लें आप। ये हाफ है, 50, हाफ टू ऊपर गया 30 हो गया, तो इसमें से 0 हटा दो, 3 3 9, 9 इंटू 10⁻⁻6, 9 है नहीं 0.9 है, एक माइनस की पावर कम हो गई। ठीक है आगे बढ़ जाओ। If a proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed, then the time period of the revolution, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। कह रहा है टाइम पीरियड ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास टू चार्ज का रेशियो। कह रहा है जो अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन इज डबल है प्रोटॉन का, देख लेते हैं। प्रोटॉन का क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन,
अपॉन चार्ज आप। अब अल्फा पार्टिकल का देख लेते हैं, ये प्रोटॉन का। मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स होता है, तो 2 2 4। जस्ट डबल है, जस्ट डबल है। पहला करेक्ट, पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट। इन अ मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। क्या इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? देखो फार्मूले में टाइम पीरियड डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब ये रॉन्ग है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। कौन सा है भाई? थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े। लो ये रिवीजन है फटाफट। आप बस लिखते जाओ, आपको क्या आ रहा है, क्या रिवाइज करना पड़ेगा। ये रिवीजन है, समझो। टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। कह रहा है दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है जिसका डाइपोल मोमेंट p है और 64 p है, प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। कह रहा है दो डाइपोल हैं, कितने पे प्लेस हैं? मान लो एक का डाइपोल मोमेंट कितना है, एक का डाइपोल मोमेंट p बनना, मैं p के फॉर्म में लिख रहा हूँ, डाइपोल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। The electric field will be zero at a point between the dipole whose distance from the dipole moment of 64। कह रहा है इस डाइपोल से कितनी दूरी पे फील्ड जीरो, जिससे पूछेगा वहां से मैं x मान लिया और जो बच्चा वो क्या मान लिया? 25 मीटर 6। ठीक। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है? अगर एक्सियल पे है तो एक्सियल ये 2 kp/r3। दोनों की फील्ड क्या करो, इस पॉइंट पे सेम करो। पहले वाली की क्या होगी? 2 k, डाइपोल मोमेंट p है, r³ कितना होगा? 25 माइनस x है, इस वाले से 2 × k p कितना लेना है? 64p। r³ का मतलब जो x मानने हो यही x पूछा है तुमसे। 2 k हटा दो, p से p हटा दो, क्यूब। ये आएगा 1/25 माइनस x। ये 4 का क्यूब है तो 4 लिख दो, ये 4/x मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 माइनस 4x इक्वल टू x। ये इधर गया, कितना हो गया? 5x। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो जहां से पूछा हमने वहीं से x माना था, हमसे 64 से पूछा, तो 64 से ही हमने x माना था। x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अगर इससे पूछता तो 5 सेंटीमीटर आती। अगर इससे पूछता तो 5 सेंटीमीटर आती। आगे बढ़े। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब एफ और एफ ही दिया है, ठीक है। ये आपका एफ है, ये आपका एफ ही है, ठीक है। और क्या पूछा है? मैक्सिमम स्ट्रेन पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेन। कह रहा है इफ इट इज यूज टू वीव अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देन find its magnifying power at maximum strength। मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब, मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब है कि नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या? नियर पॉइंट का मतलब डी की वैल्यू कितनी लेनी है? 25 सेंटीमीटर। फार्मूला बताओ नियर। नियर पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेन मैग्निफिकेशन ज्यादा आता है। क्या आता है फार्मूला बताओ भाई, याद है? 1 + Fe/d, यही होता है ना शायद। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। एफओ कितना है भाई? एफओ 200। 200/10 1 + Fe कितना है भाई? एफ ई है 10, और डी की वैल्यू कितनी है? 25। सॉल्व करो। 25 10 35। 200 × 35 अपॉन 10 × 25। 25 8 जा, 5 2 जा, 5 7 जा, 2 4 जा, 7 4 जा, कितना होता है भाई? 28। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी एग्जाम में, अदरवाइज खड़ा हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते। ये भी इस साल के एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक बल्ब प्रिज्म का ये वाला फॉर्मेट, डेविएशन का ग्राफ, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट वाला रिलेशन, या हो सकता है नंबर ऑफ इमेजेस। प्लेन मिरर इस साल आ सकता है। चलो फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, नहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करना, म्यू।
चल, ये मिनिमम डेविएशन है ना, ये वाला क्या है आपका, यहाँ पे डेविएशन कितना है 40, ये कोई नॉर्मल डेविएशन है, और ये आपका मिनिमम डेविएशन। करेक्ट। इस डेविएशन पे ये जो एंगल ये हमारा आई है, और ये क्या होता है ई होता है ना। इस पे देखो, इस वाले ये जो हमारा वो ई है, और ये हमारा इंसिडेंस है, और वो इमरजेंस है। करेक्ट। अब हमें फार्मूला पता है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। हमें इस पॉइंट का डेविएशन पता है कितना है, 40 है। एंगल ऑफ प्रिज्म आई की वैल्यू क्या है 30, 30 प्लस ई, ई की वैल्यू गिवन है कितनी 70, यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म आएगी 100 माइनस 40, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें म्यू पूछा है, तो म्यू का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है भाई फार्मूला, साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई, ये फार्मूला है आपका। क्या निकालने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही फार्मूला है। ए की वैल्यू कितनी है 60, मिनिमम डेविएशन यही है, यही है मिनिमम डेविएशन, कितना है 30, 30 है अपॉन टू, नीचे क्या आएगा साइन ए बाई टू, ये कितना है 60, 60 बाई, सॉल्व कर लो, ऊपर कितना है साइन 45, नीचे कितना आया साइन 30, साइन 45 होता है 1/√2, √2 नीचे आ जाएगा, साइन 30 हाफ होता है 2 ऊपर चला जाएगा, फाइनली √2 आएगा, फाइनली आपका √2 आएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। आगे बढ़े, देख लो एक बार, देख लो, देख लो, आगे बढ़ जाओ। ध्यान दो, चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। तुमने ग्राफ पढ़ा है नॉन कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज होता है थोड़ा सा ग्राफ ऐसे आता है, थोड़ा सा क्या आता है ऐसे, फिर ऐसे जाता है। क्या पढ़े हो, ये सेंटर का होता है सरफेस का, और आपने पढ़ा जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स होता है, ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें वर्क डन पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी चीज को सेंटर से इनफाइनाइट ले जाएं, या सरफेस से सेंटर ले जाएं, या सेंटर से सरफेस ले जाएं, तो वर्क डन क्या होगा Q इंटू डेल्टा V, और सरफेस का पोटेंशियल पता है KQ/R होता है। ये तो तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है, सारा ग्राफ नीचे की तरफ से जा रहा हो, कौन सा ग्राफ दिख रहा है उसे, ये वाला जो पोटेंशियल ये सेंटर का है, और ये वाला जो होगा वो सरफेस का पोटेंशियल। रिलेशन पढ़े होगा ना, क्या पढ़े हो, KQ/2R क्यूब, ये ना पढ़े, फिर क्या पढ़े 3R² माइनस आर, आर क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, अगर R0 सेंटर पे R0 रखोगे तो सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2 KQ/R, मतलब सरफेस वाला। यही ना पढ़े हो भाई ग्राफ, आगे बढ़ जाऊं मैं। हम्म, चलो, a proton and an alpha particle are initially at rest and are accelerated through the same potential difference, ठीक है, they have different speed, तो क्या होगा भाई, स्पीड डिफरेंट होगी, इनिशियली एट रेस्ट v बराबर u0 a इंटू टी ना, एक्सेलरेशन होता है qv/m इंटू टी, मतलब इसका मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। हाँ सही बात है, दोनों का मास और चार्ज अलग होता है, पहला सही। दे हैव सेम स्पीड नहीं, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनकी स्पीड अलग होगी, क्योंकि चार्ज और मास अलग है, अलग है, अलग है। फर्स्ट और फोर्थ कहाँ है भाई, यहाँ से देखो, ये फाइनल
काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। आगे बढ़ जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले रिलेशन से, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा क्यू वी, इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि लिखा है ना थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ से वी आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्यू इंटू वी। चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है तो इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। चार्ज पे डिपेंड कर रही है, इस मास भी अगर स्पीड पूछा गया तो मास पे भी डिपेंड करने लगेगी, मास भी अंडर में आ जाएगा। तो वी वी क्या बन जाएगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा भाई, टू क्यू वी बाई। इसी का यूज करेंगे, इसी का, इसका नहीं करेंगे। ये तब यूज करेंगे जब पूछेगा कि इतने टाइम में कितनी वेलोसिटी हो गई, या इतने टाइम बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दे, तब ये सब यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज विड्थ ऑफ अ डबल स्लिट पैटर्न डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई, लैम्डा टी बाई टी। पहला तो सही है। एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। एंगुलर विड्थ क्या होती है भाई, एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाई टी। लैम्डा पे तो डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो स्क्रीन से उनकी दूरी, कैपिटल डी पे इंडिपेंडेंट होती है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ होती है बीटा बाई डी, बीटा बाई। तो एंगुलर विड्थ तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल डी पे नहीं डिपेंड करती। तो दूसरा तो रॉन्ग है, कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ पे तो कर ही रही है, तो रॉन्ग है स्टेटमेंट। बोथ S1 करेक्ट, S2 इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ इसका आंसर। अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विद अ 50 वोल्ट डीसी सोर्स। ठीक है, कह रहा है एक जेनर डायोड है 15 वोल्ट के डीसी सोर्स से कनेक्ट। हम्म, कुछ ऐसा, ये 15 वोल्ट के डीसी सोर्स से कनेक्ट है और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है और 2 किलो ओम का उसके पैरेलल में लगा है। ठीक है, इफ द आउटपुट वोल्टेज, कह रहा है जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 5.6 वोल्ट है। तुमको पता है कि जो VZ होता है वही जो लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है उसी को मेंटेन करके रखता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज। जो बच जाएगा वो इधर आएगा। इसका मतलब बता दो आंसर, क्या होगा। व्हाट इज द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, किसका ब्रेक होगा, जो उसके क्रॉस होगा 5.6 पे उसके, क्योंकि ये तो वोल्टेज तो मेंटेन करके रखेगा ना भाई, जो इसके क्रॉस है वही तो जेनर का 5.6, क्योंकि पैरेलल में है। वैसे भी तो बताए जो इसके क्रॉस वोल्टेज होता है उसी को ये भी मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 5.6, इसके क्रॉस कितना आएगा 15 माइनस 5.6, 9.4 आएगा। अगर इसके क्रॉस पूछता तो 9.4 आएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो। कह प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब एन बराबर NH, कंसंट्रेशन टू 0.6 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH, NH का मतलब होल, होल कैरियर्स कितना है 4 इंटू 10 की पावर 20। द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ, तुम किसकी डोपिंग कर रहे हो भाई, इंडियम। इंडियम कहाँ था, बोरान फैमिली में, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। तुम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो। ट्राई वैलेंट का मतलब वो कौन सा होता है, जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पीक है, मतलब होल्स क्या होते हैं, होल ही तो बढ़ते हैं उसमें मेजॉरिटी चाहे। तो हमें पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, Ne इंटू NH। क्वेश्चन में लिखा था इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, तो वो हो जाएगा Ni का स्क्वायर, ये एक्चुअल में Ni दिया, हमें Ne निकालना है, NH क्वेश्चन में दिया है 4 इंटू 10 की पावर 20 और Ni की वैल्यू दी है 0.6 इंटू 10 की पावर 12। तो Ne की वैल्यू कितनी होगी, इसको 6 लिख ले, 6 इंटू 10 की पावर 11 कर दें, तो नीचे आएगा 4 इंटू 10 की पावर 20, 4 से डिवाइड कर दो 1.5,
20 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 निकल जाएगा। अब ये अच्छा, मसला ये हुआ कि हमने इसको स्क्वायर नहीं किया। मसला यहाँ आ गया। कहाँ भाई आया मसला? मसला आया यहाँ। इसका है स्क्वायर, क्या आएगा? 36 ना। 36 इंटू 10 इसको दे दिया मैंने, समझ गए, इसलिए 10 की पावर 22। तो 9 इंटू 10 की पावर 3 टाइप है, और 9 इंटू 10 की पावर। देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। टेम्परेचर पीएन जंक्शन डायोड का बढ़ाओगे तो रिवर्स करंट पे क्या होगा बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स बढ़े। कौन से कैरियर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, करंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जो हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी थी। आगे बढ़े। इन अ डबल स्लिट फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, इसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा बोले या मिनिमा बोले, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या होता है? लैम्डा डी बाई टी। सॉल्व कर ले तो आसान। लैम्डा कितना है? 4000 इंटू 10 की पावर-10। कैपिटल डी कितना है? 2 मीटर। स्मॉल डी है 1 mm, मतलब 1 इंटू 10 की पावर-3। 4 टू 8, 8 इंटू 10 की पावर-4 मीटर। या इसी को 0.8 mm भी लिख सकते, एक डेसिमल खिसका दो इधर और -3 को mm लिख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो इजी था। हाँ, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेट? तो भाई क्या आएगा? इसका आंसर बता दें आप। पढ़े स्टेटमेंट को और बताएं। स्टेटमेंट पढ़े आप और बताएं क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा? वर्चुअल इरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा, ध्यान देना, आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय अ प्लेन मिरर। सही में प्लेन मिरर में क्या होता है? वर्चुअली बनती है, सेम साइज की बनती है, और इरेक्ट बनती है बाई, एकदम करेक्ट बात है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। सही बता। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्चुअल की नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज कैसी इमेज बनाते हैं? अगर रियल ऑब्जेक्ट है तब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमेशा? लेस देन 1। क्यों? क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा छोटी बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो छोटी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी। ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइज इमेज कैन बी फॉर्म। सही बात है, हमें पता है कि कॉन्केव मिरर दोनों इमेज बनाते हैं। जब यू एफ से बड़ा हो, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से ज्यादा हो, तो रियल इमेज बनाते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम आए, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाए, तो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो वर्चुअल कैन बी फॉर्म ना, हाँ ये भी सही। इस केस में रियल, इस केस में वर्चुअल। चौथे पे आते हैं। रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या ये सही बात है? क्या कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बनाई जा सकती है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है? तो ये वाला जो केस था ये रियल ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, क्या है? रियल ना हो, क्या ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट अगर आपकी वर्चुअल तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये जो लिखा है ना सेम साइज की, ये गड़बड़। जो सेम साइज लिखा है ना, ये सेम साइज की नहीं है। सेम साइज की इमेज नहीं बनेगी जिसमें कॉन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मतलब कॉन्वेक्स मिरर कभी सेम साइज की इमेज नहीं बनाता, कॉनकेव बनाता है। जब हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, सी पे रखते हैं, तो सेम साइज की इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर यही रॉन्ग लिखा हुआ है, जो लिखा है सेम साइज की इमेज बनाता ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चौथा है। ये बढ़िया क्वेश्चन तो थे, आगे बढ़ते। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करे वैक्यूम में तो क्या होता है भाई? अगर वैक्यूम में प्रोपेगेशन होगा तो दोनों का फेज डिफरेंस जीरो, सेम फेज में रहेगा हमेशा। उनका मैक्सिमा मिनिमा भी एक ही वक्त आएगा और एक ही पॉइंट आएगा, मतलब उनके मैक्सिमा मिनिमा भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की एक साथ अपीयर होंगे और एक ही पोजीशन में मिलेंगे और सेम। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स इन सेम डायरेक्शन, पहला तो सही। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स, हमसे पूछा गया एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाफ सेम डायरेक्शन सेम फेस, ये है। क्या होगे? सेम फेज में होंगे। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमेशा सेम है। क्या आती है दोनों? ये दोनों बराबर होती है, डबल डबल नहीं होती, बराबर होती है। यहाँ कह हाफ होती है। वो हमेशा क्या होंगे भाई? डायरेक्शन नहीं, वो सेम फेज में होंगे, वाइब्रेट्स इन सेम। आगे बढ़ जाए। हाँ, चलो इसको बता दो। कितना टाइम हो गया भाई? इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। अभी कितने क्वेश्चन है देखे तो। इसका बताओ फट से। इसका बताओ जल्दी। हम्म। क्या बताएं? चलो 50 क्वेश्चन करते हैं, 50 नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी पे खत्म करते हैं। ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट 50 आ जाएंगे फटाक से, आज ही कल में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट। A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit if the speed of electron is increased. चलो डी वेवलेंथ क्या होती है भाई? कोई पार्टिकल्स आ रहा है, मूविंग पार्टिकल, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहते हैं? वेवलेंथ कैसे निकलती है? कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, पहला काम हमारा क्या है? कोई पार्टिकल जो मूव करे वेवलेंथ निकालना है। जैसे ही v बढ़ेगा, लिखे हो ना, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घट जाएगी। वो ऑप्शन पे आ गया। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ क्या होती है? थीटा। विल बी अनफेक्टेड, नहीं, थीटा किसके प्रोपोर्शनल होती है? थीटा प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा के। थीटा क्या होती है? और 2 लैम्बडा/d होती है डायफ्रेक्शन। पहला तो रिफ्लेक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व, नहीं, ये भी ऑब्जर्व हो, क्यों नहीं ऑब्जर्व? एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, नहीं, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, सही बात। क्योंकि थीटा जो होता है वो 2 लैम्बडा बाई स्मॉल डी होता है, तो जब लैम्बडा घट गया तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी
घट जाएगी। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं पहला पार्ट। इसको भी फट से, वो भी दूसरा भी आ जाएगा बहुत जल्द। फटाक से आज ही आ जाए, कल आ जाए, आज ही आ जाएगा एक ही साथ। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए थे 50 क्वेश्चंस, कैसे लगे भाई, मजा आया? आपके कितने सॉल्व हुए, कितने आपको आ रहे थे?